हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियोज करवाई डिफरेंट। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी इस टाइप से कि लाइक आपको रेशियो इज गिवन एंड अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन कि उसका आपकी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब उस रेशियो से आपकी जो इंक्रीज होगी उस एंट्री से या आपकी रेशियो डिक्रीज होगी, आपको ये पता चलना चाहिए। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट आपको मेंशन है वो इंक्रीज कर रही है रेशियो को, डिक्रीज कर रही है या नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि आपकी करेंट रेशियो है 2.5:1 5। तो ये शो कर रही है कि आपके करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज का जो रेशियो है वो 2.5/1 है, तभी आपका आंसर जो है वो 2.5 आएगा। फाइन। एंड अब आपको ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स सेल करे हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 40,000, ठीक है, कॉस्ट थी 45। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, आपके जो गुड्स सेल करे हैं कैश में, करंट एसेट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपने गुड्स सेल करे हैं वो भी कैश में। करंट एसेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे एंड उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, करंट लाइबिलिटीज जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, गुड्स बेचे, पैसा आया, बट आपका जो स्टॉक है वो भी कम हो रहा है। सपोज यहाँ पर आपके जो करंट असेट्स थे वो थे 2500 एंड आपकी करंट लाइबिलिटीज थी 1000। दैट्स वाई आपकी रेशियो ये बनी होगी बच्चों। तो 25,000 के अगर आपके असेट्स थे एंड अगर 10,000 की लाइबिलिटीज थी सपोज, तो स्टॉक आपका जो गया 45,000 का, लाइक सपोज 45,000 का गया, यहाँ 250 लिख लीजिए आप एंड इसे 1 लाख कर लो आप बच्चों। 2,50,000 में से अगर 45,000 का स्टॉक गया एंड 40,000 कैश आया, मतलब आपका 5 नेगेटिव जा रहा है, करंट एसेट्स आपके 2,45,000 हो जाएंगे एंड करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, दैट रिमेन्स सेम। तो उस केस में बच्चों आपकी रेशियो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट। आपने गुड सेल करे हैं कैश में, 40,000 कैश रिसीव हुए आपको, उन गुड्स की जो ओरिजिनल प्राइस थी दैट वाज 45,000। तो करंट असेट्स में बच्चों आपका स्टॉक आता है, आप स्टॉक को क्या करोगे, लेस करोगे एंड जो कैश रिसीव हुआ है उसे आप प्लस करोगे। फाइन। आपकी रेशियो की बेसिस पर मैंने वैल्यूज एज्यूम करी कि ये आपका 2,50,000 ले लिया एंड करंट लाइबिलिटीज को 1 लाख ले लिया, सो दैट आप इसे कैंसिल करोगे तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों इट विल बी 2.5। तो इस रेशियो, इस स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपकी रेशियो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस टाइप से आपको बच्चों पता होना चाहिए कि किस रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस स्टेटमेंट का, सॉरी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, सेकेंड स्टेटमेंट इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट पर, फाइन, और कितने परचेज करे हैं वो मेंशन नहीं है। अब इफ इन केस आपके करंट असेट्स हैं 2,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख, गुड्स परचेज करे सपोज 10,000 के, आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ, सिमिलरली आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हुए क्योंकि आपने गुड्स परचेज करे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है एंड आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हुए हैं, दोनों में इंक्रीज हुआ है। ऐसी एंट्री में जब ऊपर भी इंक्रीज हो, करंट एसेट्स में भी एंड लाइबिलिटीज में भी, ऐसी एंट्री का इफेक्ट क्या आता है, लेट्स सी। ये हो गया आपका बच्चों 2,60,000 एंड दिस इज 1,10,000। अब आप इसे कैंसिल करोगे, ये रेशियो आपकी क्या होगी, पहले की कंपैरेटिवली रिड्यूस।
क्योंकि आपके करंट एसेट्स में भी इंक्रीज हुआ एंड करंट लायबिलिटीज में भी इंक्रीज हुआ। दोनों में जब इंक्रीज होता है तो हमारी जो रेशियो है वो पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, आपकी रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि दोनों में ही क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट करी है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की। थर्ड एंट्री इज इफ यू हैव मेक पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की बच्चों जब आप पेमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर योर, ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। फाइन। तो यहाँ क्या होगा, सपोज आप 10,000 की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे कैश रिड्यूस हो रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हैं। 10,000 यहाँ रिड्यूस हो रहा है एंड 1 लाख आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, आपके करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं एंड करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ आ गया आपका 2,40,000 एंड ये हो गया आपका 90,000। फाइन। तो यहाँ पर आपकी जो रेशियो 2.6 समथिंग आएगी बच्चों इस केस में जो आपकी रेशियो है। तो ये जो रेशियो है ये पहले के कंपैरेटिवली क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि पहली रेशियो थी 2.5:1, अब रेशियो है 2.6:1। तो इस तरीके से बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है उस स्टेटमेंट को, एंट्री को आप समझेंगे कि उसकी वजह से हमारी रेशियो वेदर इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है बच्चों क्वेश्चन में 20%। फाइन। अब एज यू ऑल नो जीपी रेशियो जो होती है ये ऑन सेल्स आप लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपकी रेशियो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज करे, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज करने से क्या हुआ बच्चों, आपका परचेजेस भी इंक्रीज हुआ एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज होगा एंड हेंस देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन में सेल्स इनटू 100 एंड जीपी कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक पार्ट होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक, देन प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका यहाँ पर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स जो परचेज करे हैं उससे आपकी परचेजेस भी इंक्रीज हो रही हैं एंड आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितना प्लस में आया उतना ही आपका नेगेटिव हो गया। तो इस रेशियो का कुछ भी स्टेटमेंट का रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना इंक्रीज हुआ उतना ही क्लोजिंग स्टॉक आपका बच्चों रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप की स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं करती आपकी रेशियो को। नाउ फॉर एग्जांपल आपने 1,50,000 के गुड्स सेल करे हैं 2 लाख में, तो यहाँ पर क्या है आपका बच्चों 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 1,50,000 के गुड्स आपने 2 लाख में सेल करे हैं, 50,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज योर जीपी, ठीक है। तो जितना भी इंक्रीज हुआ है 1,50,000 के गुड्स, दिस इज द सेकेंड, ये कॉस्ट है बच्चों एंड आप उसे सेल कर रहे हैं 2 लाख में। तो यहाँ पर आपका जीपी आ गया 2 लाख माइनस 1,50,000 इज 50,000। 50,000 अपॉन में आप सेल्स आप यहाँ पर कर रहे हैं 2 लाख में, इनटू में 100। तो ये आ गया बच्चों आपका 50,000 का तो हो गया आपका प्रॉफिट 2 लाख इंटू 100, तो इट विल बी 25% और आपकी इनिशियल जीपी रेशियो है 20%। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी रेशियो को बच्चों क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेशियो जो है वो इम्प्रूव करती है एंड कौन सी रेशियो जो है वो डिक्रीज करती है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, वन इज कि डेट इक्विटी रेशियो गिवन है। नाउ डेट इक्विटी रेशियो इज 2।
डेट इक्विटी रेशियो का बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था. डेट मीन्स लोन, इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड. फाइन, शेयर होल्डर्स फंड. 2 रेशियो का मतलब आपके लोन जो है बच्चों 2 लाख है एंड आपके शेयर होल्डर्स फंड 1 लाख है. फाइन, ये आगे 2:1. अब अगर आपने एक फिक्स्ड असेट परचेज करा है, फिक्स्ड असेट ऑन क्रेडिट उधार पे लिया है, तो उससे उसका इस रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा. फिक्स्ड असेट्स बच्चों एज यू ऑल नो ना तो वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है, ना ही वो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स का पार्ट है. आपने क्रेडिट पे परचेज करा तो इससे आपके करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है एंड आपके फिक्स्ड असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो दिस रेशियो विल नॉट अफेक्ट दिस रेशियो, दिस स्टेटमेंट सॉरी, इट विल नॉट अफेक्ट दिस रेशियो. आपकी जो ये रेशियो है इट विल रिमेन सेम, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा. तो आप लिखेंगे नो चेंज. फाइन. नाउ थर्ड इज कि आपने क्या करा, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश. इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश. जब बच्चों आप न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो उससे आपके क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, जबकि आपके यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा लोन्स पर. लोन्स आपके एज इट इज 2 लाख रहेंगे बट शेयर होल्डर्स फंड आपके जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 1 लाख से. इनिशियली 1 लाख था एंड अब भी 1 लाख हो गया, तो ये बन गए 2 लाख. तो अब आपकी जो रेशियो है वो पहले की कंपैरेटिवली क्या हो गई, डिक्रीज. क्योंकि पहले रेशियो थी आपकी 2:1, अब रेशियो होगी आपकी 1:1. वन मोर इज कि आपने फिक्स्ड असेट्स को सेल करा है एट ए लॉस ऑफ 3000. अगर आप फिक्स्ड असेट्स को सेल कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स को सेल करने पर आपके पास आएगा कैश, तो उससे आपके लोन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट आप लॉस पे सेल कर रहे हैं, अगर जैसे अब आपने अपने फिक्स्ड असेट को सेल करा लॉस पर, तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, शेयर होल्डर्स फंड का बच्चों पार्ट होते हैं वो. शेयर होल्डर फंड्स के मैंने आपको कंपोनेंट्स करवाए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L का बैलेंस. अगर प्रॉफिट है तो वो एड ऑन होता है, लॉस हो तो वो शेयर होल्डर फंड को रिड्यूस करता है. तो लाइक आपके जो लोन है वो सेम रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो 2 लाख है. बट जो आपके शेयर होल्डर्स फंड थे बच्चों 1 लाख, वो उसमें लॉस हो गया आपका 3000 का, तो वो कम हो गए. तो इससे आपकी रेशियो पर क्या इफेक्ट आएगा, इससे हमारी रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आपको पता होना चाहिए. इससे आपकी रेशियो पे कितना इफेक्ट आया ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो इससे आपकी रेशियो हो रही है बच्चों पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज, क्योंकि आपने यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स को सेल करा है. फिक्स्ड असेट्स ना ही लोन का पार्ट है बच्चों एंड ना ही वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है, बट आपने उन्हें लॉस पे सेल करा है. वो जो लॉस है वो शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड होता है. प्रॉफिट होगा तो उससे फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड लॉस होता है तो उससे फंड्स डिक्रीज हो जाएंगे. तो इस स्टेटमेंट की वजह से आपकी रेशियो जो है पहले की कंपैरेटिवली 2:1 के कंपैरेटिवली इंप्रूव हो रही है. तो बच्चों इसमें जो भी अब क्वेश्चन आपके आते हैं, वेदर वो फॉर्मूला बेस्ड है एंड वेदर वो आपको बताना है कि रेशियो इंप्रूव या डिक्रीज, तो उसमें आप एक इमेजिनरी फिगर्स लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ विच आप इसको प्रूव करेंगे कि रेशियो इज गेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज. तो बच्चों इस चैप्टर को करने के लिए आपको फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करने हैं. होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.